हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड। इसका जो आईपीओ 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में खुलने वाला है। 402 का कट ऑफ प्राइस है और यहाँ पे 35 का लोड साइज, आपको 14,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली। दैट मीन्स कि एक फुल फ्लेज मैन बोर्ड कंपनी का आईपीओ रहने वाला है। 3,000 रुपये कंपनी टोटल उठा रही है, जिसमें से 300 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 2700 करोड़ रुपये वर्थ ऑफ शेयर्स का है। कंपनी के इनिशियल शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ स्टेक बेच रहे हैं। प्रमोटर्स के पास में आईपीओ से पहले 37% के आसपास में शेयर होल्डिंग मालिकाना हक था कंपनी के अंदर में। आफ्टर दी आईपीओ लगभग 32% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स काफ़ी बड़ी कंपनी है। सो वैसे तो इतना अच्छा नहीं माना जाता, इतना कम स्टेक प्रमोटर्स का, बट स्टिल देखते हैं आगे किस तरीके से कंपनी का आईपीओ, मतलब कंपनी का क्या चीज़ें चल रही हैं अंदर में। उसके बाद में हम लोग फाइनल व्यू के ऊपर में पहुँचेंगे। कंपनी अब क्या करती है उसकी अगर बात करते हैं तो कंपनी जो आई जो केयर होती है उसके अंदर में काम करती है। जैसे आई से रिलेटेड जैसे कैटरेक्ट की सर्जरीज हो गई, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज हो गई, लेंस डालने का काम हो गया, और भी बहुत सारी सर्जरीज होती हैं आँखों से रिलेटेड। तो पर्टिकुलरली आँखों के इलाज में ही काम करती है और मोस्टली सर्जरीज के सेक्टर में काम करती है। तो यहाँ पर कंपनी की जो कमाई होती है वो सर्जरीज से होती है। लेंसेज वगैरह जो कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह कंपनी बेचती है, जो बाकी के जो अप्लाइंसेज होते हैं कंपनी जो बेचती है आँखों से रिलेटेड उससे, और जो फाइनली जो दवाइयाँ बेचती है उनसे कंपनी की कमाई होती है। सबसे ज़्यादा सर्जरीज से होती है। अब यहाँ पे कंपनी की जो टोटल वैल्यू लगाई जा रही है इस आईपीओ के थ्रू, दो वो है 12,700 करोड़ रुपए की। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंपनी का ऑलरेडी एक सब्सिडरी है, वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कंपनी का नाम है डॉक्टर अग्रवाल आई केयर हॉस्पिटल। अब ये ऑलरेडी लिस्टेड है, इसकी जो लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आसपास में वैल्यू चल रही है। 6,000 का शेयर प्राइस चल रहा है और 55 के पी रेशियो के ऊपर में आज के दिन इसका शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है। अब इसी टाइप से कंपनी की और भी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। लेट्स उसी चीज़ में हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। सो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी सारे जो लोग हैं ये प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर शेयर होल्डर्स, बाकी कुछ शेयर होल्डर्स हैं जो कि अपना स्टेक यहाँ पर अच्छा खासा बेच रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी 300 करोड़ रुपए जो उठा रही है वो लोन चुकाने में काम में लेने वाली है। और ये जो प्रमोटर्स हैं इनकी ये इतना नंबर ऑफ परसेंटेज शेयर्स बिफोर द आईपीओ है, बाद में वो कितना बेच रहे हैं उसका हमने जैसे भी जिक्र किया था। और ये कुछ इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स हैं जो कि अपना स्टेक थोड़ा बहुत बेच रहे हैं। अब यहाँ पे मोस्टली जो शेयर होल्डिंग है कंपनी की वो इन्वेस्टर्स के पास में है, प्रमोटर्स के पास में बहुत कम है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो। अब नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के ऊपर में कोई लिटिगेशन वगैरह केस वगैरह आज के दिन खास नहीं है, तो वो यहाँ पर कोई कंसर्न पॉइंट नहीं दिखता है। 2010 के अंदर में कंपनी की शुरुआत हो रखी है। उसके बाद में इन्होंने ये कुछ माइलस्टोन्स जो हैं वो टच किए हैं, मतलब नए नए चीज़ों को ये इन्होंने कदम रखा है, नई नई चीज़ों के अंदर में कदम रखा है, नए नए हॉस्पिटल्स खोले, नई नई फैसिलिटीज़ खोले, नए सब्सिडरीज़ इन्होंने खोली हैं। आज के दिन कंपनी के पास में 6 सब्सिडरीज़ हैं और बाद में 8 जो है लगभग स्टेप डाउन सब्सिडरीज़ हैं, राइट। और ये जो फर्स्ट नंबर सब्सिडरी है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, इसका ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है ये वाली कंपनी। ये कंपनी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अमर अग्रवाल जी, और ये प्रमोटर भी हैं कंपनी के। बाकी ये जो कंपनी के सीईओ है, इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। जो इन्हीं के हाथ में है कंपनी को किस तरफ लेके जाना है, मतलब किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कितना आगे तक लेके जाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, इंडियन मार्केट को। तो यहाँ पे टोटल अगर दूसरे देशों के कंपेरेटिवली अगर कंपेयर करते हैं इंडिया को, तो यहाँ पर जितना भी खर्चा हेल्थ केयर के ऊपर में होता है कस्टमर्स का, उसमें से 34% जो खर्चा है वो इंडियन गवर्नमेंट करती है। बाकी 49% खर्चा इंडिया की पब्लिक से ही होता है, पब्लिक की जेब से ही होता है आज के दिन 49%। बाकी दूसरे देशों के मुकाबले अगर देखते हैं तो इंडिया की हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। हेल्थ केयर के ऊपर में पब्लिक का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर रही है कंपेरेटिवली। अब यहाँ पे एक ये थोड़ा सा देखने को मिलता है कि जागरूक करने के हिसाब से कि आप लोगों को जो ब्लाइंडनेस होती है, आंखों में जो बीमारियाँ होती हैं, या फिर जो रोशनी चली जाती है, या फिर कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो, या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट, ऐसी कोई ब्लाइंडनेस जो कि इम्पेयर हो, मतलब जो रिपेयर ना की जा सके वापस, उसका जो मेन कारण होता है वो कैटरेक्ट जो अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है। कि आपको अगर मोतियाबिंद हो जाता है तो उसका इलाज टाइम पर करवा लें। मोस्टली जो बीमारी होती है ये 50 के बाद में होती है, तो 50 की उम्र के आसपास में अगर आपको अपना जो इलाज है आँखों को दिखा ही लेना चाहिए। और मोस्ट बड़ा कारण होता है वो है कैटेरेक्ट। तो क्योंकि दिखेगा नहीं तो फिर दुनिया में रहने का क्या ही मतलब, मैं यही कहूँगा कि दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा। बट स्टिल एक जब इतनी खूबसूरत दुनिया को देख ही नहीं पाएंगे तो क्या फ़ायदा फिर।
नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ आज इस कंपनी के पास में 2023 के मुकाबले अगर देखते हैं तो 2018 180 जो फैसिलिटीज़ हैं वो तक पहुंच चुके हैं और इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। बाकी डॉक्टर्स जिनके साथ में एम्पेनल थे इस कंपनी के साथ में वो 550 थे 2023 में, फिर 667 हो गया, अभी 700 को भी क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जितना कंपनी जो है फैसिलिटीज़ खोल रही है, नए नए डॉक्टर्स को ऐड कर रही है अपनी फैसिलिटीज़ के अंडर में, अपनी कंपनी के अंडर में, उतना ही कंपनी का जो है रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ये कुछ आप फैसिलिटीज़ जो हैं इनकी पिक्चर्स आप लोग देख पाएंगे। इनको आगे बढ़ते हैं, इनका एक जगह पे ही पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू आ रहा है, जैसे हमने पहले बताया था, सर्जरी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, कंसल्टेशन से 5% आता है और 7% जो ट्रीटमेंट वगैरह जो चल रहा है उससे आता है, और बाकी एनुअल मेंटेनेंस वगैरह जो चलता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उससे आता है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी है जैसे लेंस वगैरह बेचती है, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ वगैरह बेचती, उनसे भी अच्छा खासा ठीक ठाक रेवेन्यू आ जाता है। मेनली सर्जरीज से आता है, उसी में इनकी एक्सपर्टीज़ है। इंडिया से जो रेवेन्यू आता है वो 90% आता है, बाकी 10% इंडिया के बाहर जो कंपनी की दूसरी सब्सिडरीज हैं वहाँ से आता है। राइट, कंपनी की आज के दिन जो फैसिलिटीज़ हैं वो तमिलनाडु मतलब जो साउथ में है वहाँ पर ज़्यादा है। उसके अलावा जो और दूसरे जो राज्य है वहाँ पर थोड़ी सी कम फैला हुआ है, जहाँ पर ये फैलाव कर रहे हैं आज के दिन। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो कैश में जो पेमेंट आता है कंपनी का वो 60% है पूरे पेमेंट का, और यहाँ पर देख पाएंगे पुराने सालों के मुकाबले कैश पेमेंट कम हो रहा है। कंपनी के जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वहाँ से भी पेमेंट बढ़ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी पेमेंट बढ़ रहा है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, ये जो आयुष्मान योजना हो गई, मैं राजस्थान से हूँ तो यहाँ पर भामाशाह योजना है, चिरंजीवी योजना है, तो यहाँ इन जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो फैसिलिटीज़ है वहाँ से भी कंपनी का पेमेंट्स बढ़ रहा है। दैट्स वेरी गुड। फ्यूचर में इन पेमेंट्स की जो ये मोड हैं, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स होते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, इनके बढ़ने से इस पर्टिकुलर जो मार्केट है इसके अंदर में चढ़ाव आने की उम्मीदें हैं। नेक्स्ट, कंपनी के पास में जो एम्प्लॉयज़ की अगर बात करते हैं तो 4858 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं। राइट, अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कंपनी को कंपेयर करते हुए एंड फाइनल रिव्यू पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अपने सामने कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट है उसका हम लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 3400 करोड़ रुपए इस कंपनी में आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से लगभग कितना 1500 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। बाकी सारा कंपनी में जो पैसा है वो उधारी का पैसा लगा हुआ है। दैट मीन्स की कंपनी नए नए जो क्लिनिक्स खोल रही है या फिर जो पुराने जो क्लिनिक्स चल रहे हैं उनको जो टेक ओवर कर रही है, उसमें क्या है कंपनी लोन लेके ही उनको टेक ओवर पे ध्यान दे रही है। तो लोन बढ़ रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है, और कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा कम लगा हुआ है कंपेरेटिवली देखा जाए तो जिसको हम बोलते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, वो थोड़ा सा बैलेंस शीट में गड़बड़ाया हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, कंपनी जो पैसे उठा रही है उसमें से मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो आईपीओ वाला जो पैसा है अगर लोन चुकाने में काम में आता तो ज़्यादा वर्थ रहती यहाँ पर वैल्यू बनती कंपनी की, बट यहाँ पर इन्वेस्टर्स एग्जिट मारने का सोच रहे हैं। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव इन दिस कंपनी। बाकी यहाँ पर एक सवाल और उठ सकता है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर में कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है, तो वहाँ पे सवाल उठेगा गुडविल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट टू यूज़ ऑफ एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये इंटेंजिबल और गुडविल वाले सेक्टर के अंदर में कंपनी का लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक वो दिख सकता है कि इतना पैसा यहाँ पर कैसे लगा, और मोस्टली यहीं पर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ दिख रहा है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जब कोई भी कंपनी दूसरे क्लिनिक को टेक ओवर करती है जो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके अंदर में कंपनी अगर वहाँ पर नया क्लिनिक खोलती है अपनी तरफ से तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक गुडविल बनानी पड़ती है। तो बट ऑलरेडी वहाँ पे एक क्लिनिक खुला हुआ है जिसके डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सब कुछ वहाँ की मार्केटिंग हो रखी है, लोगों के अंदर में जानकारी है, एवरीथिंग इज़ इस्टेब्लिश्ड। तो उसको जब हम टेक ओवर करते हैं तो जो उस बिल्डिंग की जो वैल्यू होती है, जो उसके वहाँ पे एसेट्स जो पड़ी है, मशीनरी जो पड़ी है, उनकी जो वैल्यू होती है उससे एक्स्ट्रा हमें पेमेंट देना पड़ता है जो उसकी क्लिनिक की वर्थ होती है। तो जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट जाता है उसको हम गुडविल में मानते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में मान लेते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये एक काइंड ऑफ पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। सो दिस बैलेंस शीट इस कंपनी के हिसाब से ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिवली माना जाता है। अब जैसे जैसे कंपनी और क्लिनिक्स खोलेगी और जो छोटे मोटे क्लिनिक्स हैं उनको टेक ओवर करेगी, तो ये ट्रेड जो गुडविल है और इंटेंजिबल एसेट्स हैं इनकी साइज़ है और आगे फ्यूचर में बढ़ते ही रह सकती है, बट ये टाइम के साथ में बाहर चले जाएंगे बिकॉज डेप्रिशिएशन चलता रहता है। नेक्स्ट,
कंपनी की अगर हम लोग रेवेन्यू स्ट्रीम की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू इज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, बट जिस तरीके से कंपनी का डेप्रिसिएशन भी बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ लोन, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स में ज़्यादा चढ़ाव नहीं आता हुआ दिखेगा। यही ऐसे यहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि हम लोग 2022 में देखेंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 33 करोड़ थे, फिर 98 करोड़ पहुँचे और फिर सीधे 85 करोड़ हो गए, जबकि रेवेन्यू बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट्स कैसे नहीं बढ़ा? उसके पीछे रीज़न यही है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अमाउंट बढ़ गया पुराने सालों के मुकाबले, और दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गई, राइट। तो ये बढ़ेगी ही क्योंकि नया टेक ओवर हो रहे हैं, और अगर फ्यूचर में और भी बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट्स और कम हो जाएंगे। बिकॉज इस साइड भी अगर हम देखते हैं तो 6 महीने के 34 करोड़, तो पूरे साल में लगभग 70 CR के आसपास में, जबकि पिछले साल जो है 85 करोड़ था, तो और घट गई नेट प्रॉफिट्स। तो हम जो इस साल जो है लगभग 80 करोड़ के हिसाब से ही पी और PB रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। कैश फ्लो की अगर बात करेंगे तो इस टाइप की कंपनियों में डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर में पॉजिटिव लेते हैं, तो वो यहाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव देखने को मिलेगा हमें, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो यहाँ पर सब जगह ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में है, सो दैट्स नॉट इन कंसर्न। तो इस टाइप की कंपनियों के अंदर में जो रिजल्ट आता है वो लॉन्ग टर्म में आता है, वैल्यू क्रिएशन इस चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पर वो वैल्यू क्रिएशन जो है देखने को मिल रही है। अब फाइनल व्यू बनाते हैं, इसके पहले हम लोग पी और PB रेशियो एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम फाइनल रिव्यू पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 12,700 करोड़ की इस कंपनी की पूरी वैल्यू लगाई जा रही है, और यहाँ पर 80 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट, तो 160 के आसपास में पी रेशियो निकल के आ रहा है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव कि बहुत ज़्यादा वैल्यू लगाई है जो कमाई कर रही है उसके हिसाब से। दूसरा, अगर हम लोग नेटवर्थ के हिसाब से देखते हैं तो 1800 करोड़ की, इनकी 1500 करोड़ की वैल्यू है आज के दिन नेटवर्थ है, और 300 करोड़ रुपये उठा लेगी तो 1800 करोड़ का अगर वैल्यू देखते हैं तो 7 का PB रेशियो निकल के आता है। तो यहाँ पर अगर उसको कंपेयर करते हैं जो इसकी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी डॉक्टर अग्रवाल आई केयर, तो इसका 55 का और 15 का PB रेशियो है। दोनों के मुकाबले ही यहाँ पे कमाई के हिसाब से वैल्यू ज़्यादा लगाई हुई दिख रही है। दूसरे अगर हॉस्पिटल्स को देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, बिकॉज और तो कोई हॉस्पिटल है नहीं जो इस पर्टिकुलर जो आई केयर में काम करते हैं, बट स्टिल हम लोग एक हॉस्पिटल्स के साथ में कंपेयर करके देख लेते हैं। तो पी रेशियो जो है कंपनी ने कमाई के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है वो ज़्यादा लगाई है, बाकी नेटवर्थ के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है वो ठीक ठाक लगाई है। सबसे ओवरऑल अब जो व्यू बन रहा है कंपनी के इस प्राइस के ऊपर में बाय करने के ऊपर में वो नेगेटिव बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर इस वैल्यू को ज़्यादा लगाने के पीछे रीज़न यही है कि ताकि जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट करवाया जा सके अच्छी वैल्यू के ऊपर में। दूसरा, यहाँ पर जो अभी जो कंपनी टेक ओवर कर रही है, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट और ये जो कॉस्ट्स हैं ये टाइम के साथ में कम होती जाएंगी, तो जो नेट प्रॉफिट्स निकल के आएंगे वो टाइम के साथ में वक्त लगाएगा। तो हमें ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर में और सस्ते में भी मिल सकती है। सो मेरे को लग रहा है कि लिस्टिंग गेन अगर थोड़ा बहुत मिल जाए तो लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग इसमें पैसा डाल सकते हैं। बाकी उसके अलावा फ्यूचर के अंदर में जैसे जैसे टेक ओवर होते रहेंगे कंपनी की नेट वर्थ जो है वो बढ़ती रहेगी, बट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा हिट ले सकती है। दैट्स माय फाइनल टेक। बाकी जैसे जैसे कंपनी टेक ओवर करती है तो अब मार्केट मुझे लग रहा है कि किस चीज़ को वैल्यू देगा, प्रॉफिटेबिलिटी को वैल्यू देगा या वर्थ को वैल्यू देगा, वो देखने वाली बात होगी। अगर वर्थ को वैल्यू देगा तो स्टॉक प्राइस ऊपर भी जा सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छा है स्टॉक, कंपनी जो है अच्छा काम कर सकती है। बस इस प्राइस के ऊपर में मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा वेट कर लें तो ज़्यादा सही ऑप्शन रह सकता है हमारे लिए, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी मेरा जो फाइनल व्यू है आपके सामने है। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें अपना पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपनी तरफ से और रिसर्च करके ही सोच समझ के पैसा लगाएं। दैट्स ऑल। फाइनली सी यू टुमारो।